नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसीएस में। इसमें हमारे कक्षा 10 का दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम के बारे में। और आज का हमारा इस पार्ट का मान लीजिए अंतिम बिंदु है, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्रीन सिस्टम। या एंडोक्रीन सिस्टम में हम जानेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसमें हम अब तक पढ़ते आए हैं कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसके साथ मिल कर के एक कह सकते हैं पैरेलल रूप से तंत्रिका के साथ में हमें अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र की यानी कि एक कॉमन सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहते हैं ह्यूमन एंडोक्रीन सिस्टम या फिर इसमें भाग लेने वाली ग्लैंड्स। अब ये सब मिलकर के क्या करेंगे कि तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण लंबे समय तक नहीं कर सकता। उसके लिए उसे आवश्यकता होती है और भी सहयोग की। उसमें क्या करेंगी, ये जो लंबे समय के लिए आवश्यकता है उसके लिए अंतःस्रावी तंत्र द्वारा जो हार्मोन स्रावित होंगे वो इसकी आवश्यकता है। तो वो अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से काम करेंगी। ये ग्रंथियां नलिका विहीन डक्टलेस होती हैं, यानी इनमें कोई नलिका नहीं होती है। और ये अपने जो प्रोडक्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनको सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिस्रावी भी होती हैं। उदाहरण के लिए हम इसमें देखते हैं, जैसे हमारे अग्नाशय है। अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन और ग्लूकेगॉन और बहिस्रावी के रूप में पाचक या डाइजेस्टिव एंजाइम को स्रावित करेगा। इसी प्रकार वृषण एवं अंडाशय भी ऐसी ग्रंथि हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके हार्मोन स्रावित करने के अलावा संग्रहित और निर्मुक्त करने का कार्य भी करती हैं, यानी उनको बना लेती हैं, स्टोर भी कर सकती हैं और आवश्यकता होने पर उनको तुरंत रिलीज़ भी कर देती हैं। अब इसमें हम आज का शुरू करते हैं। हमारे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हमारे आता है, इसमें सबसे मोस्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो ये हाइपोथैलेमस करता क्या है। हाइपोथैलेमस के हम पहले ये जानेंगे कि होता कहाँ है। ये हमारे डाइएन्सिफेलॉन यानी अग्र मस्तिष्क के आधार भाग होता है। ये मुख्य रूप से क्या है, पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित या संश्लेषण किए जाते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन कौन से होंगे, एक तो मोचक हार्मोन होगा यानी रिलीजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि को स्त्राव के लिए प्रेरित करेगा। पहला है इसमें मोचक हार्मोन। और इसका दूसरा होगा इसका कौन सा, निरोधी हार्मोन, जो उसको रोकने का काम करेगा कि बस सब भाई अपना काम हो गया। अब ये दोनों हार्मोन मिलकर के और पीयूष ग्रंथि के काफ़ी ज़्यादा हार्मोन होते हैं, उनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। दूसरी इसमें आती है हमारे पीयूष ग्रंथि। अब ये पीयूष ग्रंथि भी हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे ही स्थित होती है। और ये करेगी क्या, हाइपोथैलेमस के नज़दीक है। और उसके अलावा ये ग्रंथि हमारे शरीर में एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, अब इसमें दो भाग हैं पीयूष ग्रंथि के भी। एडिनोहाइपोफाइसिस अग्रभाग है और न्यूरोहाइपोफाइसिस उसका पश्च भाग है, जो बहुत सारे हार्मोनों का स्रवण करते हैं। जिसमें हम देखते हैं कि कौन सा है, सोमेटोट्रोपिन है जो वृद्धि हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी थायराइड ग्रंथि के नियमन का काम करेगा, उसको नियंत्रण का, ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन, इस तरह से कई सारे हार्मोन होते हैं। अब होती है तीसरे नंबर पर हमारे पिनियल ग्रंथि या पिनियल ग्लैंड।
आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि इसके 2 भाग होते हैं, जिससे हमें एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। और दूसरा भाग होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो ये इसके दोनों भाग हो गए। अब हम देखते हैं ये पीनियल ग्रंथि, इसका मुख्य कार्य क्या है। हम पीनियल ग्रंथि की जब बात करते हैं तो पीनियल ग्रंथि क्या है, मुख्य रूप से मस्तिष्क के ऊपरी भाग में, लगभग ये दोनों हमारे प्रमस्तिष्क के दोनों भागों के बीच में स्थित होती है। और मेलेटोनिन ये मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है, जो हमारे एक तरह से हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक का काम करता है। यानी कि हमें जो दैनिक लय का जो नियमन होता है कि कब हमें जागना है, कब सोना है और कब कौन सी क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी अगली ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। पहले तो इसकी स्थिति जान लेते हैं। थायराइड ग्रंथि होती कहाँ है, ये हमारे गले में एच आकार की होती है, जो थायरोक्सिन हार्मोन, मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन या फिर हमारी थायराइड ग्रंथि है जो करेगी क्या, ये मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, हमारी जो उपापचयी क्रियाएं हैं या मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म क्रियाएं हैं, जिनको हम संयुक्त रूप से कैटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, उनको नियंत्रित करती है। और दूसरा काम क्या करती है, ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करती है। तो हमारे लाल रक्त कणिकाएं जब निर्माण सही समय पर होंगी तो हम हष्टपुष्ट रहेंगे। उसके बाद इसमें आवश्यकता होती है आयोडीन की। मुख्य रूप से इसमें थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में इसके लिए आवश्यकता है आयोडीन की। इसलिए आयोडीन हमें नियमित रूप से और संतुलित मात्रा में लेनी चाहिए। और इसमें इसकी कमी से ग्वाइटर रोग उत्पन्न हो जाता है, गले का सूज जाना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हमारे एक ग्रंथि आती है पैराथायरॉयड। अब ये पैराथायरॉयड ग्रंथि, इसकी स्थिति कहेंगे तो हम थायराइड के ऊपर ही होती है, जो गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे के भाग की तरफ पाई जाती है। और ये पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन करेगी, जो हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से करेगा क्या, कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को हमारे शरीर में नियंत्रित करेगा। और इसकी कमी हो गई तो टिटेनी रोग हो जाता है, जिसको हम टिटनेस के रूप में भी जानते हैं। अब इसमें अगली ग्रंथि आती है हमारे शरीर की, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय। अब ये अग्नाशय ग्रंथि हमारे मुख्य रूप से, या पैंक्रियाज इसको कहेंगे। अब ये पैंक्रियाज या अग्नाशय हमारे करता क्या है, ये हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनाता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और इंसुलिन हार्मोन का कार्य हम वैसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं। अब ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। और इसमें एक खास विशेषता और है, इसमें जो इंसुलिन ग्रंथि में पाए जाने वाली जो लैगरहैंस द्वीप
या आइसलेट्स ऑफ लैगरहैंस की बीटा कोशिकाएं हैं, और दूसरी जो इंसुलिन का स्रावन करेंगी, और अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन का स्रावन करेंगी। इस तरह से इसका प्रमुख कार्य ग्लाइकोजन या शर्करा, ग्लूकोज या शर्करा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर ब्लड में उसका लेवल कंट्रोल करना है, और ये ग्लूकोगॉन उसका उलट ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये हार्मोन सम्मिलित रूप से हमारे ब्लड में शर्करा के लेवल को नियंत्रित करते हैं, और किसी कारणवश जैसे यदि हमें कोई परेशानी हो जाती है तो ये दोनों क्या करेंगे कि हमारे जिस कारणवश यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो रक्त में शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा, और उससे बीमारी हो जाएगी मधुमेह या डायबिटीज़। इससे जो रोग होगा वो होगा मधुमेह। इसके बाद हमारे इसमें हम अगली ग्रंथि की जब बात करते हैं तो वो आती है इसमें हमारे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। अब ये अधिवृक्क ग्रंथि जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हमारे किडनीज या वृक्क के ऊपर होती है, जो हमारे मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित करती है एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन इसका होगा नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसमें दो हार्मोन हो गए, एड्रिनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और दूसरा हार्मोन स्रावित करेगी नॉर एड्रिनलिन जिसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहेंगे। अब ये क्या करती है, हार्मोन आपातकाल स्थिति में हमें सुरक्षित रखने का काम करते हैं। कभी अचानक से हमारे सामने कोई खतरनाक डॉगी आ गया या फिर लायन आ गया तो हमारे ये हमें बताता है 120 की स्पीड पे भाग लीजिए। तो इस तरह से ये हमें, इसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, जो हमारे शरीर को इंस्टेंट, मतलब हमारे ब्रेन को इंस्टेंट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। अगली ग्रंथि इसमें हम देखते हैं हमारी आएगी थाइमस ग्रंथि, जो हमारे चाइल्ड एज में ज़्यादा एक्टिव होती है। अब थाइमस ग्रंथि की जब हम बात करते हैं तो इसकी एक यही मुख्य विशेषता है, ये थाइमस ग्रंथि हमारे मुख्य रूप से करेगी क्या, ये हमारे काम करेगी, इसमें थाइमस ग्लैंड हमारी जो हृदय है इसकी महाधमनी के ऊपर के भाग में स्थित होती है, और ये थाइमोसिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो पेप्टाइड हार्मोन है थाइमोसिन। इसका स्त्रवण करती है, जो हमें कह सकते हैं कि जो 13-14 वर्ष की अवस्था है वहाँ तक ये एक्टिव रहती है, जो टेस्टिस के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम कह सकते हैं कि केवल नरों में होती है। जो वृषण है ये भी एक ग्रंथि का भी काम करते हैं। अब इनकी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम टेस्टिस में देखते हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है, जो मेल के जो लक्षण होते हैं नर के लैंगिक अंगों का विकास करना, उसमें स्पर्म का जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको बढ़ाने में बहुत एक तरह से कह सकते हैं प्रेरक की भूमिका निभाता है। और इसमें अंतिम ग्रंथि आती है हमारे अंडाशय, जो ओनली फीमेल में पाई जाती है। अब ये अंडाशय मुख्य रूप से हमारी क्या करेगी, सिर्फ मादाओं में पाई जाएगी, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये केवल नर में और ये केवल
मादा में। और ये भी वही काम करेगी जो मादा का रजोधर्म वगैरह जो उनके लक्षण होते हैं उनको नियंत्रित करने का, और उसके अलावा कह सकते हैं गर्भ के अनुरक्षण में भी ये सहायक होती है और मादा के लक्षणों का भी नियंत्रण करती है, यानी कि ये मादा लैंगिक अंगों का विकास करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS पर।